in one diagram. Mass m1 was moving with initial velocity u1. Mass m2 was moving with initial velocity u2. After a certain collision, mass m1 gains a new velocity say v1 and mass m2 gains a new velocity say v2, where u1 was greater than u2 initially, but afterwards v2 will be greater than v2. ये जो देखो आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब m1 u1 की स्पीड से चल रहा है, m2 u2 की स्पीड से चल रहा है, m1 आफ्टर कोलिजन v1 गेन कर लेता है और m2 आफ्टर कोलिजन v2 गेन कर लेता है। जब पहले चल रहा था तो m1 में u1 जो था वो ज्यादा था, u2 कम था। कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, v1 ज्यादा हो गया, v1 कम हो गया और v2 बढ़ गया। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and what do we get the relation? Sum of initial momentum equal to the sum of final momentum. m1 plus m1 u1 plus m2 u2. That was the formula initial. After collision, what do we get? m1 v1 plus m2 v2. I think everybody must have understood this part. Now, एक जैसे टर्म को एक तरफ ले हुआ, तो इसीलिए हमको जो मिलेगा m1 ब्रैकेट में मिलेगा u1 माइनस v1 इधर ले आने पर, और उसको उधर ले जाने पर मिलेगा m2 कॉमन ले लोगे v2 माइनस u2 विल। देखो, दैट इज द रिलेशन क्वेश्चन नंबर 1. This is equation number 1. But this was according to the law of conservation of moment. Now, according to law of conservation of kinetic energy, क्या मिलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा आपको? v है, क्योंकि तुम्हें पता है इलास्टिक कोलिजन में तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होगा और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और ऐसे में क्या होगा मेरे साथ, देखो क्या मिलेगा, v है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर plus half m2 v2 square. I think everybody must have understood this one also. m1 u1 सेम थी, एक जैसे टर्म को उधर ले जाओ, m1 वाले को कितना मिल जाएगा, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू half m2 v2 square minus half m2 v2 square. You'll get the same relation. Half m1 को कॉमन निकाल लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आएगा, इक्वल टू हाफ m2 को यहाँ कॉमन निकाल लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, एक दूसरा कॉमन आ गया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। हाफ और हाफ को भी कैंसिल कर दो तो वील गेट द सेम रहेगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को। यस और नो, क्लियर है? Have you all understood this much, students? Have you noted down this entire part earlier? ये जो ऊपर वाला पार्ट तो पिछले क्लास में नोट कर लिया होगा आपने। तो ये मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूँ।
क्योंकि तुम्हें जो डिराइव करना है वो यहीं से चालू होगा। अब देखो यहाँ से, ये हमारे पास बचा इक्वेशन नंबर 2, that was equation number 2. See, if it is equation number 2, this was equation number 1. Now divide equation 2 by equation. Now divide equation 2 by 1. Let's see what do we get. M1 तो M1 था ही बाहर, ब्रैकेट में आया था हमारे पास U1 minus V1 and U1 plus V1. This is the identity you use. Identity यूज कर रहे हैं A minus B A plus B वाली. Whole divided by, this was the first part, left side, and that is to be divided by this side. M1 इससे डिवाइड किया अपन ने U1 minus V1. ये तुम्हें समझ में आ गई होगी. लेफ्ट राइट साइड को देखो किससे डिवाइड करोगे, इसके राइट साइड. तो M2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में आया V2 minus U2, V2 plus U2, whole divided by the second part. Yes, that's it. M2 V2 minus U2. ये तुमको क्लियर हो गया होगा सबको. तो देखो M1 कैंसिल, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना. तो तुमको ये समझ में आ गया होगा. इतना तो सबने लिख लिया होगा इक्वेशन नंबर 1 वाला पार्ट. मैं मिटा दे रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पार्ट? So therefore we will have U1 plus V1 equal to V2 plus U2. Let's see. V2 plus U2. Now again do one thing. Take the same terms on the same side. अभी same terms same side पे ले आओ. तो देखो क्या मिलेगा हमें. ये मेरे ख्याल से तुम लोग को बना होगा. तो सेम साइड पे ले आओ तो क्या मिलेगा. देखो U को इधर ले जाओ, V को उधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा U1 minus U2, और इसको उधर ले जाओगे तो V2 minus V. देखो जरी पलट गया. और V में राइट, और V में है U1 minus U2 और माइनस ऑफ V1 minus V2. देखो तुम लोगों ने सबने पढ़ा एक चीज, रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ा है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में एक ही डायरेक्शन में चलती है तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी में उनका डिफरेंस निकलता है. तो मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है, बी भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो ऐसे में जब ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, भले इनके वेलोसिटी कुछ भी हो, तो तुम्हें पता उनका रिलेटिव वेलोसिटी एक का डिफरेंस दूसरे के साथ होता है. तो दैट इज द सेम कंसेप्ट यू आर यूजिंग. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो ये कि जा तो एक ही तरफ रही, टकरा भी रही है, डिफरेंस भी आया, लेकिन एक प्लस एक माइनस. ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस माइनस साइन इंडिकेट द रिसीडिंग. तो ये होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीड. क्या होता? तो देखो यहां लिख लो, पहले मैं समझा रहा हूं. दिस प्रूव्स दैट relative velocity of approach, relative velocity of approach before collision, before collision is equal to relative velocity of recede after collision. ये प्रूव, दैट इज प्रूव्ड. तो ये तुम्हारे को समझ में आया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा था तो एक दूसरे से दूर था, लेकिन जब धीरे धीरे क्या हो गया, एक दूसरे के पास आ गया और टकरा गया.
लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन तो अभी भी वही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे टकराने के बाद। तो पहले जब वो एक दूसरे की तरफ को आ रहा था तो अप्रोच हुआ, जब टकराने के बाद जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीव। दैट्स यही फंडामेंटल